मुसलमानों की औलादें इतनी मजबूत हो गई हैं, अब वो ना तो अल्पसंख्यक हैं, ना सताए गए लोग हैं, ना प्रताड़ित हैं। और ये तमाम बातें मैं नहीं कह रही हूँ, खुद बीजेपी के सांसद बिधूड़ी इस बात को कह रहे हैं, रमेश बिधूड़ी। पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इनसे ज्यादा भद्दी गालियां देने वाला व्यक्ति, जिसने गाली के कल्चर को न सिर्फ कि सड़क बल्कि संसद तक ले गया, वो व्यक्ति है जो संसद में जाकर इसने इतनी गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति को गाली से समस्या हो रही है। खुल के ये कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं ये लोग, जो जंतर मंतर पर जिन्होंने धरना दिया है और कह रहे हैं कि जेएनजी ने देश और संविधान के विरोध में यह आंदोलन किया है। मोदी जी किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़े यार, सबसे बड़े फ्रेंड, सबसे बड़े साथी हमारे इस पूरे जेएनजी के कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी। एकदम बिधूड़ी जैसे लोगों से आपका गुजारा नहीं होगा। कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति के दिन लग चुके हैं। आपको नौकरियां पैदा करनी होगी, पेपर लीक आपको रोकना होगा। हिंदू मुस्लिम करके अब आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप जानते हैं पंक्चर बनाने वाले जो लोग हैं और ताला बनाने वाले लोग, पंक्चर लगाने वाले, ताला बनाने वाले लोगों के बच्चों ने, उनकी औलादों ने इतनी तरक्की कर ली है कि जंतर मंतर पर जाकर वो बाकायदा एक इनकलाब ले आए, एक आंदोलन खड़ा किया। और इस कदर मजबूत हुआ वो आंदोलन कि नरेंद्र मोदी को पहली बार अपने 12 साल में घुटने टेकने पड़े और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। इतने ताकतवर हो गए हैं ये जो पंक्चर बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले। कौन? यानी मुसलमान। जी हाँ, मुसलमानों की औलादें इतनी मजबूत हो गई हैं, अब वो ना तो अल्पसंख्यक हैं, ना सताए गए लोग हैं, ना प्रताड़ित हैं। और ये तमाम बातें मैं नहीं कह रही हूँ, खुद बीजेपी के सांसद बिधूड़ी इस बात को कह रहे हैं, रमेश बिधूड़ी। तो दिल्ली में बाकायदा जेन-ज़ी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। यानी कि एक तरह का सम्मेलन या एक तरह का कॉन्क्लेव हो रहा है, जहां जेन-ज़ी को अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है। ये किस तरह से हो रही है कोशिश? कि बताया जाए कि जेन-ज़ी हिंदू क्या होता है, जेन-ज़ी मुसलमान क्या होता है। आप सोचिए कि जंतर मंतर पर सबसे बड़े मुद्दों में से जो एक बात थी वो ये कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं सहेंगे। सबसे बड़ी बात यही थी कि वहाँ का जो जेन-ज़ी था जंतर मंतर का, उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हिंदू खतरे में हैं। बिधूड़ी ने फिर से बहुत ही बेहुदा बयान देते हुए ये कहा है कि ये पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वाले लोगों की ये हरकत है। उन्हीं की औलादें गईं जंतर मंतर पर, वरना भारत की कोई भी बेटी या बेटा इस तरह से नहीं हो सकते, इतने ख़राब नहीं हो सकते कि वो मोदी जी या उनके परिवार को गाली दें। तो बरगला कर कुछ 10-20 हज़ार लोगों को वहाँ इकट्ठा किया गया है और वहाँ ज़्यादातर जो औलादें थीं वो पंक्चर और साथ साथ ताला बनाने वाले लोगों की थी। सुन लेते हैं। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, जी हाँ, तो कह रहे हैं छात्र कम थे और ये लोग ज़्यादा थे। अब सोचिए कि जो गाली गलौज है उससे किसको समस्या हो रही है। मैं हंसी आ रही थी मुझे, वाकई ये आजकल हंसने के दिन है। अक्सर आप जानते हैं कि बैठ के हम आलोचना ही करते हैं और सोचते हैं कि कितनी निराशा है, भारत जो है पूरे तरीके से गर्त में जा रहा है। लेकिन कभी कभी लगता है कि हंसने की भी एक कभी मौका आना चाहिए। अब हंसने के ही दिन है। बिधूड़ी जो बाकायदा उन लोगों के महात्मा हैं, भगवान हैं, जो लोग गाली बककर अपनी बात करते हैं, इनसे ज़्यादा गलूक, उर्दू में शब्द होता है गाली बकने वाले को गलूक कहा जाता है, इनसे ज़्यादा भद्दी गालियाँ देने वाला व्यक्ति, जिसने गाली के कल्चर को न सिर्फ कि सड़क बल्कि संसद तक ले गया, वो व्यक्ति जो इतना बेहुदा है कि उसने ऐसे शब्दों को कहा कि मैं इस कार्यक्रम में, मुझे नहीं पता किस उम्र के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं इस कार्यक्रम में उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती जो इस व्यक्ति ने देश की संसद में कहा। दानिश अली जो उन्हीं के
साथ ही सांसद थे। देश की संसद में इस व्यक्ति ने गाली बकी थी, उनको आतंकवादी कहा था और उनको 2-3 और तरह की गालियों से नवाजा था। तो जो खुद महात्मा हैं, भगवान हैं, या मैं कहूँ कि शैतानों के भी तो कोई भगवान होते होंगे, उनको क्या कहते हैं, शैतानों के जो भगवान होते हैं, वही मैं कह रही हूँ, ये वो व्यक्ति है जो संसद में जाकर इसने इतनी गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति को गाली से समस्या हो रही है और व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई भी भला आदमी, कोई भी भारत का बेटा या बेटी मोदी जी को या उनके परिवार को गाली नहीं दे सकता। और ये तो सिर्फ वही लोग हैं जो पंक्चर और ताला बनाने वाले हैं। भाई आपसे ही तो सीखा है विदुरी जी। ये जेनजी जो गाली बक रहा है, चाहे पंक्चर बनाने वाला है, चाहे वो ताला बनाने वाला है, उसने आपसे ही सीखा है महोदय। आप ही ने ये कल्चर पैदा किया है 12 साल में। आप ही के जैसे जो बीजेपी के, आरएसएस के लोग हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने हमारी जेनजी को सिखाया है। आपने 12 साल में जो कल्चर बनाया था, जो आपने बीज बोया था, आप उसकी फसल काट रहे हैं। अब रोइए मत, आपके रोने के दिन आ गए हैं, रोइए मत आप इस बात पर खुश हुई है जो गाली का कल्चर आपने बनाया था, जिससे हमारा ये जेनजी जिस स्कूल में पढ़ा है, उस स्कूल के हेडमास्टर हैं आप। जिस स्कूल में ये जेनजी गाली बकने वाला, पूरा जेनजी नहीं, गाली बकने वाला जेनजी जिस स्कूल में पढ़ा है, उस स्कूल का पाठ्यक्रम आपने तैयार किया है, आप उस स्कूल के हेडमास्टर हैं। मैं आप दर्शकों को याद दिला देती हूँ, हो सकता है बहुत दिन हो गए, आप लोग भूल गए होंगे। ये सुन लीजिए आप ज़रा, क्या कहा था इन्होंने देश की संसद में। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो इन मुल्ले को। जी हाँ, तो ये हमारे सांसद की भाषा है। इस बात को दिन गुजर चुके, इस व्यक्ति को कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा इस बात का कि उसने खुद किसी पंक्चर ताला बनाने वाले नहीं, बल्कि इस व्यक्ति ने खुद अपने ही सांसद साथी के बारे में इतनी घटिया बातें कही थी, दानिश अली के बारे में, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। देश की संसद में ये भी देखा है, इस ज़मीन ने, इस आसमान ने, इस सरजमीन ने ये भी देखा कि देश की संसद में इस बदतरीन गाली को दिया गया। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल पछताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने तो बिल्कुल, आपको खुश होना चाहिए। अब आपकी फसल तैयार हो चुकी है, आपकी खेती लहलहा रही है, वही गालियों की खेती जिसके बीज आपने बोए थे। और अक्सर ये कहा करते हैं आप पंक्चर बनाने वाले, ताला बनाने वाले। क्या हर्ज है? पंक्चर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, ताला बनाने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है बदतमीज़ होने में, हर्ज है हिंसा फैलाने में, हर्ज है नफ़रत फैलाने में, हर्ज है बंटवारा फैलाने में, हर्ज है समाज को बांटने में, हर्ज है आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप आते हैं और जिस तरह के आप सांसद हैं, हर्ज है इस तरह के व्यक्ति होने में। जो व्यक्ति इस समाज पर एक लानत हो, जिसकी राजनीति इस समाज पर एक लानत हो कि आप हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तानी के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। मेहनत से रोज़ी रोटी कमाने में कोई शर्म नहीं है, मेहनत से रोज़ी रोटी कमाने में कोई भी झिझक नहीं है। चाहे आप ताला बनाते हों, चाहे आप पंक्चर बनाते हों, या आप मास्टर हों, या आप पत्रकार हों, या आप डॉक्टर हों, या इंजीनियर हों। बुरा तो तब होता है जब आप कहते कि ये चोर हैं या डकैत हैं। चोर डकैत नहीं, मेहनत से पैसा कमाने वाले। और इसलिए भी उनको पंक्चर और ताला बनाना पड़ता है, क्योंकि आप ही की जो ये बहुत ही भेदभाव वाली राजनीति है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ना और पढ़ने के बाद नौकरी हासिल करना भारत में मुसलमानों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग छोटे मोटे काम करके किसी तरीके से अपना पेट पालते हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते। आपको लग रहा होगा कि जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मिडनाइट सेल्फी मोड में आप देखिए, इतने सुंदर दिखते हुए वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वो फ्रेंड्स पे, यानी मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए हैं, साथियों पे आ गए हैं। अभी आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तमाम तरह से जेनजी को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। वो जेनजी जो बीजेपी और आरएसएस के हाथ से निकल गया। लेकिन इस तरह के नेताओं को मोदी जी आप लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप ये देखिए दूसरे आरएसएस के नेता ने क्या कहा है। अब यहाँ पर तो एक तरफ अट्रैक्ट करने का प्लान किया जा रहा है कि जो सीजेपी का पूरा प्रोटेस्ट था, ऐसा लगता है कि मोदी जी पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। लेकिन जेनजी के ख़िलाफ़ ऐसा लगता है कि आरएसएस पूरे तरीके से खुलकर मैदान में आ गया। इससे पहले एक और नेता का बयान मैंने आपको सुनवाया था। ये देखिए इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लड़कियां भाग ले रही हैं इनका गैंग रेप होना चाहिए। इस तरह की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया था। अब जो सर कार्यवाहक हैं अतुल लिमरे,
वो क्या कह रहे हैं, वो खुल के ये कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं ये लोग जो जंतर मंतर पर जिन्होंने धरना दिया है, और कह रहे हैं कि जेन ज़ी ने देश और संविधान के विरोध में ये आंदोलन किया है। अब पूरे तरीके से ये लगता है कि ये जो हमारा जेन ज़ी है, अब समझ में नहीं आ रहा है भाजपा को कि आखिर करे तो करे क्या। आप सोचिए, जिस वक्त ये अतुल्य में ये सब बातें कह रहे हैं, अभी आपको मैं बयान भी सुनवा देती हूँ साथ साथ, उसी दौरान उसी टाइमलाइन पर दूसरा वीडियो ये मोदी जी का जारी हुआ है, ये फ्रेंडशिप डे पे जारी हुआ है, जिसमें फ्रेंड्स का गाना लगाकर और मोदी जी किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़े यार, सबसे बड़े फ्रेंड, सबसे बड़े साथी हमारे इस पूरे जेन ज़ी के कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। तो मैं इस बात में नरेंद्र मोदी की बिल्कुल तारीफ़ करूंगी कि एक तरफ ऐसा नहीं है कि वो छिप के कहीं बैठ गए हैं, पूरी तरीके से वो, उनकी पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये जनरेशन जो फर्स्ट टाइम वोटर जनरेशन है, वो जनरेशन जिसके लिए वो ये हिंदू राष्ट्र बनाना जा रहे थे, वो उनके हाथ से निकल चुकी है। वो पूरी हिंदू मुस्लिम बाइनरी, जो ये बंटवारे की पूरी राजनीति है, उसको रिजेक्ट कर चुकी है। आप यकीन जानिए, जंतर मंतर शायद एक ऐसा प्रोटेस्ट रहा होगा मेरे पत्रकारिता के जीवन में जहां मैंने इस शब्द को नहीं सुना, बल्कि अगर मजाक में भी आप हिंदू मुस्लिम शब्द बोल देते, मैंने एक दो सवाल कटाक्ष करते हुए वहां लोगों से पूछ लिए, तो आप सोचिए मुझ पे लोग नाराज़ हो गए। जब मैंने वहां ये कहा कि भाई आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो लोग आग बबूला हो गए इस सवाल को सुनकर, वो मेरा कटाक्ष नहीं समझ पाए थे। तो ये वो प्रोटेस्ट था जिसने भारत को, मैं कहूँगी, न सिर्फ के जोड़ा है बल्कि बहुत सारे ज़ख्मों को मरहम दिया है। ऐसे ज़ख्म जो लग रहा था कि नासूर बन रहे हैं इस देश के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने की पूरी राजनीति जो भाजपा के पूरी तरीके से धरातल ही यही है, उसका पूरा राजनीतिक धरातल जो सियासी ज़मीन है वो यही है कि हिंदू मुस्लिम को बांटो, हिंदुओं के वोट लो, कुछ हिंदू आपको हमेशा वोट करते रहेंगे 30-35% और आप हमेशा सरकार में रहेंगे, सिर्फ इतना ही चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं। 100% हिंदुओं के वोट देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 30-35-40% लोग इनको हमेशा वोट देते रहे और ये हमेशा चुनकर आते रहेंगे। जंतर मंतर ने एक तरह से, मैं कहूँगी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, इनका पूरा जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उस सब के, उनके रणनीतिकार, इन सब की आंखें खोल दी हैं कि हमारे हाथ से वो जनरेशन जिसको शाखा में जाना चाहिए था, वो जनरेशन जंतर मंतर पर जाकर और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज करती है, और नरेंद्र मोदी की कोई इज्जत भी नहीं करती, क्योंकि साफ तौर पर यह भी समझना पड़ेगा कि इस इज्जत ना होने के पीछे भी वजह यही है कि अपने हितों को देख पा रही है ये जनता। तो पहले मैं ये अतुल्यमय जी का आपको बयान सुनवाती हूँ, फिर वापस आते हैं। आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। तो वही है जो जेन ज़ी, जो वो पसंद करते हैं कि कैसा जेन ज़ी होना चाहिए, वो ये मुजफ्फरनगर में जो सड़क पर नंगा नाच रहा है, ये जेन ज़ी जो बिना पढ़ा लिखा है, बेरोज़गार है, पूरे तरीके से मैं कहूँगी आवारा हो चुका है, जिसकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं बचा है, उसको देखिए आप किस तरह से ये जो सड़कों पर गाड़ियों पर अटैक कर रहा है, जिसको धर्म की अफीम दे दी गई है, ये वाला जेन ज़ी इनको अच्छा लगता है। लेकिन ये दूसरा जेन ज़ी जो हमारा जंतर मंतर पर मौजूद है, जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, जो इस बात से नाखुश है, नाराज़ है, गुस्सा है कि 1 लाख स्कूल आपने 10 सालों में बंद कर दिए गए हैं, उस बात पर परेशान हो रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में घट गया है, 25 स्कूल रोज़ बंद हो रहे हैं, खबर छपी है ये, 25 स्कूल रोज़ बंद हो रहे हैं, इस बात पे नाराज़ है। वो जेन ज़ी जो कहता है पेपर लीक नहीं चलेगा, बेरोज़गारी हमें नहीं चाहिए, हम बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं, इस जेन ज़ी से नफ़रत है, ये जेन ज़ी प्यारा लगता है, तो फिर ज़ाहिर है साफ़ तौर पे बिधूड़ी जैसे लोगों को ज़मीन पर उतार कर जेन ज़ी को अट्रैक्ट करने की तमाम तरह की कोशिशें। मोदी जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं आपको पूरे तरीके से बताना चाहती हूँ, आपकी हमदर्द तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सलाहकार कम से कम इस बात को सुन रहे हों तो इस बात को समझ लें कि कम से कम बिधूड़ी जैसे लोगों से आपका गुजारा नहीं होगा, और आपका ये तमाम जो आउटरीच का कार्यक्रम है ये कामयाब नहीं होगा अगर इस तरह के लोग
यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसके दिन लद गए हैं। आप समझ लीजिए, इसके दिन लद चुके हैं। कहा जाता है कि अगर मशवरा कोई दुश्मन दे तो उसका मशवरा भी ले लेना चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति के दिन लद चुके हैं। आपको नौकरियां पैदा करनी होंगी, पेपर लीक आपको रोकना होगा। हिंदू मुस्लिम करके अब आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सुन लीजिए मोदी जी और तमाम उनके जो सलाहकार हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।